हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को सिटीजन चार्टर के कॉन्टेक्स्ट में। अब हमें जो डिस्कस करना है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजन चार्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो यूके का मॉडल समझा था उसमें ये जो 6 प्रिंसिपल्स इजाद करे गए थे जॉन मेयर की अध्यक्षता में जब वो प्रधानमंत्री थे यूके के 1991 एंड बाय टोनी ब्लेयर जब वो प्रधानमंत्री थे 1998। उससे आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इनफ एग्जांपल्स की सहायता से हमने इन सारे सिटीजन चार्टर के पॉइंट्स को जो कि यूके के अंदर इवॉल्व हुए थे उसको समझा था। तो सिग्निफिकेंस भी उन पॉइंट से मिलती जुलती ही है। सिटीजन चार्टर के होने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये टॉपिक आपको उसके बारे में समझाएगा। सबसे पहले तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो सरकारी विभाग हैं, अगर जहाँ पर भी सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट होगा तो उससे वो ट्रांसपेरेंट नज़र आएंगे और सरकारी अधिकारी जो एक जगह पर काम कर रहे होंगे उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उनकी जवाबदेही होगी। ये एक इफ़ेक्टिव टूल है जिससे हम सिविल सोसाइटी को एंगेज कर सकते हैं इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इससे काफ़ी हद तक करप्शन को भी कंट्रोल करा जा सकता है। बिकॉज जहाँ पर भी अगर सिटीज़न को डिस्प्यूट्स का सामना करना पड़ेगा और सिटीजन चार्टर अगर ये क्रिस्टल क्लियर तरीके से मेंशन कर देते हैं कि हर एक डिस्प्यूट का जो रिड्रेसल मैकेनिज़्म है वो अवेलेबल होगा सिटीज़न के लिए, तो उसकी वजह से सिटीजन्स को काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्सेशन वाली फीलिंग मिलेगी, जिससे उनकी सरकारी अधिकारियों की एक तो जवाबदेही तय होगी और सिटीजन्स की निगरानी रहेगी ऐसे सरकारी विभागों पर और उसके अंदर काम कर रहे करप्ट जो कर्मचारी है उनके ऊपर। सिटीजन चार्टर का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसका जो मेन एम है वो है कि सर्विस डिलीवरी के स्टैंडर्ड्स को इन्हेंस करना, उसको अपग्रेड करना। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वालिटी सर्विसेज हैं वो सिटीजन्स को मिलेंगी। गवर्नमेंट और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम कर सकेगी, गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल होगी, लोगों का पार्टिसिपेशन इससे बढ़ेगा इन द गवर्नेंस प्रोसेस। साथ ही में एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में सरकार को पता रहेगा कि उनको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या चीज़ें इंश्योर करके देनी है जनता के लिए, जिससे जनता एक ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूशन के तौर पर उभर कर आएगी। क्रेडिबिलिटी का ये मतलब होता है जिसके ऊपर आप इजीली ट्रस्ट कर सको, आपको उसके ऊपर विश्वास हो, वो चाहे पर्सन हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे सरकार हो। अगर आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो तो उसको हम कहते हैं कि वो एक क्रेडिबल सोर्स है। भारत के अंदर अब हम सिटीजन चार्टर की परिस्थिति को समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये डिपार्टमेंट आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। शॉर्ट में आप इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल भी कह सकते हो। भारत के अंदर इसी डिपार्टमेंट का काम होता है सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट करना और वो कैसे ऑपरेशनलाइज हो उनको इंश्योर करना, यानी कि बनाने से लेकर उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसकी निगरानी रखने का काम करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस भारत के अंदर विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर। ये डिपार्टमेंट जो है विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये एक तो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कैसे सिटीजन चार्टर बनने चाहिए, उसके साथ ही कैसे इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और टाइम टू टाइम उनकी इवैल्यूएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी डिपार्टमेंट की होती है। अगर किसी सरकारी विभाग को एडवाइस चाहिए होती है इस मैनर पर कि हम कैसे अपने सिटीजन चार्टर को बनाएं, कैसे जनता के सामने उसको पोर्ट्रे करें, कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करें अपने बुलेटिन बोर्ड पर या किसी पैम्फलेट पर, या जो हमने होर्डिंग या फिर एक बॉक्स की फॉर्मेट के अंदर लगा रखा होगा उस सरकारी विभाग के अंदर, तो वहाँ पर पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने का काम करता है ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये वाली चीज़ आप याद रखना। इसके ऊपर यूपीएससी के प्रीलिम्स एंड स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंदर सिटीजन चार्टर जो फॉर्मुलेट करा जाता है सरकार के द्वारा वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है और वो डिपार्टमेंट जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है।
तो डिपार्टमेंट का नाम मैंने आपको बता दिया, डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत काम करता है। अब जब पहली बार हमारे देश में सिटीजन्स चार्टर बनना शुरू हुआ था, तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो सेट करी थी, उसको बनाया था ताकि सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको एनेबल करा जा सके। कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हो कि सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को इम्प्रूव करा जा सके, ताकि किस तरीके से जनता के साथ इंटरेक्शन करते हुए या जनता को ये बताते हुए कि आपके लिए सिटीजन्स चार्टर क्या क्या कर सकता है, वो एक प्रिसाइज होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन और कमांड देने का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, ताकि सर्विस डिलीवरी पैरामीटर्स जो हैं सरकारी विभागों के वो अच्छे तरीके से काम करें। तो हमारे देश में ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है, जब भी इसके द्वारा किसी सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट करा जाता है तो किन किन मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एंड पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है, ये चीज़ें समझने वाली हैं, सीखने वाली हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस का ये कहना है कि कोई भी सिटीजन चार्टर जो है वो ऐसा होना चाहिए, अगर आपको सच में उसको यूज़फुल बनाना है तो सबसे पहले तो जो उसकी वर्डिंग्स हैं उसको सिंपल रखना चाहिए, ताकि वो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो आम जनता है, उसको इजी तरीके से वो समझ में आ सके, जनता इजी तरीके से उसकी भाषा को इंटरप्रेट कर सके, और जो भी उस बुलेटिन के अंदर गिवन है, जो भी बुलेट पॉइंट्स गिवन है, वो आसानी से जनता को समझ में आए, जनता किसी कन्फ्यूजन के मोड में ना रहे। दूसरी बात जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस ने कही है भारत के अंदर सिटीजन चार्टर किस तरीके से बनने चाहिए, वो ये है कि चार्टर जो है ऐसा ना हो वो सिर्फ सीनियर एक्सपर्ट्स बनाएं, कि सिर्फ सीनियर्स ही बना रहे हैं उस सरकारी विभाग के। ये चार्टर सीनियर एक्सपर्ट्स के द्वारा तो बनाई जाएंगे, लेकिन इंट्रैक्शन के बेसिस पर बनने चाहिए, जहाँ पर जो बिल्कुल जूनियर लेवल पर जो स्टाफ काम करता है, जिसका मेन काम होगा जब चार्टर बन जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करने का जो फाइनल काम होगा, उनके साथ भी सलाह मशवरा कर कर ये चार्टर बनाए जाएं। एंड ऑल्सो विद द यूज़र्स, यानी कि जनता के साथ जो अलग अलग NGOs हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी डिस्कशन करी जाए, वार्तालाप करी जाए कि आप क्या चाहते हो, आप जनता को रिप्रेजेंट करते हो, आपका NGO या आपका इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो आप क्या डिमांड करना चाहोगे, या फिर आप क्या चाहोगे कि हमारे सरकारी विभाग के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं जो हैं वो जनता को मिले, और अगर वो नहीं मिलती हैं या कोई भी नोकझोंक होती है तो उस नोकझोंक को सॉल्व कैसे करा जाएगा। चार्टर जो है उसके अंदर ये बोला गया कि सिर्फ चार्टर को अनाउंस करने से, सिर्फ लिख देने से और एक बोर्ड की तरह बुलेटिन बोर्ड पे सजा देने से कुछ भी नहीं होगा। इससे कभी भी सरकारी विभागों की जो फंक्शनिंग करने के जो तौर तरीके हैं उसके अंदर कभी भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। अगर हमें अच्छी तरीके से ये इंश्योर करना है कि सरकारी विभाग और उसके अंदर काम कर रहे जो कर्मचारी हैं वो अच्छी तरीके से काम करें, तो हमें ऐसी कंडीशंस बनानी होंगी जो कि इंटरेक्टिव हों जनता के साथ, जूनियर स्टाफ के साथ। ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की जो सरकारी विभागों के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि एक रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट बन सके, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के अंदर जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो अच्छी तरीके से, जो पीपल्स पार्टिसिपेशन है वो अच्छी तरीके से इंश्योर हो सके। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस का ये भी बोलना था कि सबसे पहले तो पहली लाइन चार्टर के अंदर ये लिखी जानी चाहिए, ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि कौन कौन सी सर्विसेज जनता को मिलेंगी, कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करी जा रही है सरकारी विभाग के द्वारा। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी बोला गया, हर एक सर्विस के आगे ये चीज़ ज़रूर मेंशन होनी चाहिए कि कौन कौन इन सर्विसेज को यूज़ कर सकता है, इन सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, रेमेडीज़ लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल होंगी अगर कोई भी ब्रीच ऑफ सर्विस होता है, या फिर लोग अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है, या फिर जहाँ पर भी किसी सरकारी अधिकारी ने
जो भी सर्विस के स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे उससे नॉन एडरेंस अपनी शो करी है कि उन्होंने फुलफिल नहीं कर रहा उन प्रोमिस को। प्रोसीजर क्या होगा किसी भी सर्विस को अवेल करने का, कॉस्ट क्या होगी, चार्जेस क्या होंगे, ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से जो भी वो एडवर्टीजमेंट के तौर पर टंगा हुआ है, कोई पैम्फलेट है, कोई होर्डिंग है, वहाँ पर उस लाइन पर, डिस्प्ले बोर्ड पर, बुकलेट्स पर, इंक्वायरी काउंटर्स पर लिखा जाना चाहिए। प्रॉपर तरीके से इसकी स्पेसिफिकेशंस मेंशन होनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके की आगे चलकर कोई नोक-झोंक ना हो सरकारी अधिकारियों के बीच में और जनता के बीच में। ये भी क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए, जनता को ये बताना चाहिए कि ये जो हमने बातें लिखी हैं सिटीजन चार्टर पर एक पर्टिकुलर सरकारी विभाग के साथ जो एसोसिएटेड है, ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते इनके लिए। ठीक है, ये एक प्रकार की कमिटमेंट्स हैं जो कि लिखी गई हैं इस चार्टर के अंदर। ये एक प्रकार के प्रोमिसेस हैं जिसको धीरे धीरे करके फुलफिल करा जाएगा और आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार उसको फुलफिल करा जाएगा। ये चीज़ें चार्टर के अंदर जो लिखी जाती हैं सरकारी विभाग के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए तो हैं ही, ये पूरे डिपार्टमेंट के लिए भी हैं, लेकिन जो यूज़र उन सर्विस को यूज़ करेगा उसको भी क्लियरली ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए डैट दे कैनॉट गो टू लॉ कोर्ट्स। ठीक है, अगर लॉ कोर्ट्स लोगों को जाना है, अब आपको ये वाला पॉइंट सुनकर ऐसा लगा होगा कि सरकार यहाँ पर बचने की कोशिश कर रही है, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी ये है कि लोगों को अगर यहाँ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो दे कैन फाइल RTI और फिर उस RTI की कॉपी को लेकर जाकर लोग जो हैं फिर लॉ कोर्ट्स में मूव कर सकते हैं और अपना इंसाफ मांग सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहला काम ये है कि सिटीजन चार्टर के अंदर ये वाली चीज़ लिखी होनी चाहिए कि दीज आर जस्ट कमिटमेंट्स और ये कमिटमेंट जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन रेमेडी मिल जाएगी थ्रू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। उसके बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर फ्रेम करा जाना चाहिए जहाँ पर लोगों का फीडबैक लिया जा सके, क्या क्या परफॉर्मेंस रही है अलग अलग सरकारी विभागों की, उसकी ऑडिटिंग हो सके, और एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए कि ये चार्टर जो बनाया गया है हर एक 6 महीने के अंदर उसका रिव्यू हो ताकि ये जाना जा सके कि बदलते वक्त, हालात और ज़माने के अनुसार लोगों को किन किन चीज़ों की एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सर्विस डिलीवरी ऐसी होती हैं सरकार की साइड से जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफलाइन जाओ, लेकिन हो सकता है कि उस सरकारी विभाग के अंदर ऑनलाइन फैसिलिटी ही ना हो। तो अगर इसको रिव्यू करा जाए और इसके अंदर शामिल करा जाए ई-गवर्नेंस को, तो यहाँ पर ऑडिटिंग एंड रिव्यूइंग के बाद ये चीज़ समझ में आ सकती है कि हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, जहाँ पर आराम से सरकारी कर्मचारी भी लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स के माध्यम से लोगों के ग्रीवांसेस को एड्रेस कर सकें और लोगों को भी उनका जो प्रीशियस टाइम है और उनका जो प्रीशियस पैसा है उसको खर्च करे बिना और समय को वक्त बर्बाद करे बिना उनको अपनी समस्या का निवारण मिल जाए, एक सॉल्यूशन मिल जाए उनको अपने डिस्प्यूट्स के लिए। अलग अलग चार्टर, इस डिपार्टमेंट ने ये भी बोला था एक सजेशन के तौर पर कि अलग अलग चार्टर्स फ्रेम करे जा सकते हैं अलग अलग सर्विसेज के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एजेंसीज के लिए, या फिर कोई भी ऐसे अटैच्ड ऑफिसेज या सबऑर्डिनेट ऑफिसेज के लिए जो कि एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हों। ठीक है, अब एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, जो कि आपसे इंटरव्यू रूम में भी पूछी जा सकती है, कि सिटीजन्स चार्टर के अंदर ये सिटीज़न कौन है, क्या वो आपके और हमारे जैसे नागरिक हैं या फिर इसका मीनिंग जो है वो ब्रॉड है। तो दोस्तों सिटीजन्स चार्टर के अंदर जो सिटीज़न का जो मीनिंग है वो एक ब्रॉडर सेंस ऑफ द टर्म में यूज़ करा गया है, इस चीज़ को हम समझते हैं। सिटीजन्स चार्टर के अंदर जो ये पहला प्रीफिक्स आता है सिटीजन, इसका मतलब है कोई भी ऐसा क्लाइंट या कस्टमर जिसका इंटरेस्ट इस चीज़ में लाया करता है कि वो कुछ सरकारी सर्विसेज को अवेल करना चाहते हैं, ये सरकारी विभागों में उनका इंटरेस्ट लाइक करता है किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए। ठीक है, तो उनकी वैल्यूज़ जो है वो वहाँ पर एड्रेस होनी चाहिए कि उनके साथ करप्शन ना हो, कोई रिश्वत ना मांगे उनसे, ठीक है, या फिर उनका काम करने के लिए उनको चक्कर ना कटवाए जाए बार बार सरकारी दफ्तरों के। वहाँ पर ऐसे किसी पर्सन को हम सिटीज़न बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा सिटीज़न की डेफिनेशन सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है अंडर सिटीजन चार्टर। सिटीज़न नागरिकों की कैटेगरी में तो आते ही हैं, लेकिन वो ऐसे नागरिक हैं
जो कि हर एक स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी को डिनोट करते हैं। फिर चाहे वो नॉर्मल सिटीजन्स हो जो कि आम नागरिक होते हैं, कोई कस्टमर हो, कोई क्लाइंट्स हो, किसी सर्विस को यूज़ करने वाले कोई यूज़र्स या बेनिफिशरीज हों, दूसरी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड पर्सन हो। इवन सिटीजन चार्टर के अंदर सिटीजन का जो मीनिंग है वो इतनी ब्रॉडर सेंस में यूज़ करा गया है कि वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी सिटीजन के तौर पर ट्रीट करा जाता है, यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है पूरी की पूरी, वहाँ की भी गवर्नमेंट्स को भी इसी प्रकार से ट्रीट करा जाता है। यानी कि सिटीजन्स की कैटेगरी के अंदर ये सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, बेनिफिशरीज, सिटीजन्स, दूसरे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के अंदर काम करने वाले या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने वाले लोग, स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़, यूनियन टेरिटरी के एम्प्लॉयज़, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशंस को संभालने वाले जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो संभालने वाले जो लोग हैं, वो सारे इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब आप कहोगे कि ये तो खुद सरकार के पार्ट हैं, तो ये यहाँ पर सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन के अंदर क्या कर रहे हैं या सिटीजन्स की डेफिनेशन के अंतर्गत क्या कर रहे हैं। सिटीजन चार्टर जो होता है पहले दोस्तों वो खुद के लिए होता है और बाद में दूसरों के लिए होता है। खुद के लिए मतलब ये जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करे गए हैं किसी भी सिटीजन चार्टर को बनाते हुए, पहले वो सरकारी विभाग के अंदर काम करे जो सरकारी कर्मचारी जो हैं, पहले तो वो उनको फॉलो करने चाहिए, ऐसा सिटीजन चार्टर का मानना होता है। या फिर जिस पर्पज़ से डिज़ाइन करा जाता है उस पर्पज़ का ये कहना होता है, एम एंड ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पहले सरकारी अधिकारी इसको माने, इसको फॉलो करें और बाद में जो सिटीजन्स हैं उनको फिर ये सुविधा के तौर पर ये दिए जाए, ये प्रोवाइड करवाए जाए। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से? कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्लियर है ना? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।